होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, आई मीन चैप्टर फर्स्ट एक्चुअली, हमारा 10th क्लास का एनसीईआरटी। ठीक, किसका चला हमारा बायो का इवनिंग टाइम पे, आपको पता ही है। तो आज हम शुरू कर देंगे हमारे 10th की, इसके 4 चैप्टर है हार्डली। तो वो मैं आपको विद इन मतलब अपलोड तो कर ही चुका ऑलमोस्ट, तो आप लोग देखते रहना, डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अब इसका चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लंबा चैप्टर है तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, सो टुडे विल स्टार्ट विद दिस लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, इधर यू कैन व्हाट्सएप में और यू कैन कमेंट मी डाउन। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट। ठीक, एक्चुअली इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, इस पे मैं अभी क्योंकि अभी हमारी फैमिली छोटी है तो व्हाट वी डू यार, बस नॉर्मल कुछ क्विज़ेस वगैरह कभी कभी वगैरह वगैरह। ठीक, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट, अदरवाइज देयर इज नो नीड, यू कैन लाइक व्हाट्सएप इज इनफ एंड कमेंट डाउन इज वेरी गुड ऑप्शन लाइक। ठीक है, चलो। सो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं भाई। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव, जिंदा क्या है और मुर्दा क्या है। इफ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम देखें कि भाई कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली च्यू कर रही है, किसको दही को खा रही है, च्यू च्यू के काट रही है, और मैन shouting loudly on the street, so we know that these are living beings। ठीक, and what if the dog or the cow or the man were asleep, अगर ये सो रहे हो, so we would still think that they were alive, क्या वो सच में जिंदा है तभी भी, क्योंकि तब वो एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे। but how did we know that, we see them breathing and we know that they are alive। whatever plants, अब हम देख लेते हैं इंसान वगैरह तो एनिमल्स वगैरह तो सांस लेते तो हमें पता लग जाता है कि वो जिंदा है, बट प्लांट्स का तो हमें पता ही नहीं है। सो हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। we see them green, some of us will say कि but what about plants that have leaves of colors। अब ग्रीन होते तो ठीक है, लेकिन जिनमें रंग बिरंगे पत्ते पंखुड़ियां होती हैं उनका क्या। so they grow over time so we know that they are alive। some will say, in other words, we tend to think of some art of movement, either growth होती है related or not, as common evidence for being alive। but a plant that is not visibly growing is still alive क्या। but some animals can breathe without visible movement। so using visible movement as the definite characteristics of life is not enough। बस हम देख के नहीं बता सकते कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। ठीक, तो और आगे देखते हैं फिर उन्होंने क्या देखा। so movements over very small scales will be invisible to the naked eye। movement of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life। बात करते हैं इसके बारे में। for example, in this, is this invisible molecular movement necessary for life, if we ask this question to professional biologist, तो वो क्या कहेंगे भाई, इनफैक्ट वायरस डू नॉट सो से एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम। अब वायरस जो होते हैं ना, उनके अंदर कोई लाइक मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होती जब तक ये बाहर होते हैं। ठीक, अंटिल दे इन्फेक्ट, जब तक ये बाहर है तब तक तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो किसी सेल में इन्फेक्ट करेंगे या फिर अंदर जाएंगे, अपना वो लिविंग में आ जाएंगे। एंड दैट इज अ पार्शली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो वायरस का हमें नहीं पता, जब तक वो बाहर रहेंगे तो वो मरे रहेंगे। जैसे ही साले बॉडी में एंट्री करेंगे वो जिंदा हो जाएंगे, और इतनी बुरी तरह जिंदा होंगे कि हमको मार देंगे। ठीक, so why are molecular movements needed for life। we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, they can have tissues होते हैं उनमें। ठीक, टिश्यूज में आपको पता है सेल्स होती हैं, क्योंकि टिश्यूज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। cells have smaller components in them and so on। so because of the effects of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time। so if order अगर हमारा टूट जाता है, the organism will no longer be alive। तो क्या होगा भाई, लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो देखते हैं भाई प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। सो द ये बेसिक कहानियां दे रहे हैं अभी तक, तो ज्यादा कुछ है नहीं फैक्ट। सो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। सो इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन वी आर जस्ट सो रखे हैं हम, द मेंटेनेंस जॉब हमेशा चलती रहती है। ठीक है, so the process which together perform this maintenance job are called life process। बस यही था कहानी। अब since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, तो एनर्जी हमें चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से आएगी, लेट्स सी। so this energy comes from outside the body of the individual organism, से बाहर से आती है। and so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism।
विच वी कॉल फूड, हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है टू द इनसाइड। एक प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पोषण। ओके, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर बॉडी ग्रो होने वाली, लाइक अगर यंग एडल्ट है, एडल्ट होने वाली, एडल्ट नहीं यंग, ठीक, तो एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फॉर आउटसाइड, हमें और भी ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड करती है ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, ठीक, एंड मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब दिख रहा है क्या आपको? So the outside source of energy could be quite varied, different different हो सकता है। क्यों? क्योंकि the environment is not under the control of individual organism, के अंडर पे नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। So these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules that the body needs to grow. For this a series of chemical reactions in the body are necessary। तो उसमें अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। आपको बताया है, अगर आप देखोगे पिछली मेरी केमिस्ट्री क्लास उसमें दिखा रखा है मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है और रिडक्सिंग क्या होता है। मैं बताऊं एक बार आपको फिर से। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा, गेन ऑफ, या तो ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक, या हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक। रिडक्शन में क्या होगा, या फिर हाइड्रोजन गेन होगा हमें, या ऑक्सीजन का लॉस होगा। तो बस यही आपने देखना है, खत्म, ठीक है। सो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर, ठीक है। रेस्पिरेशन कहते हैं उसको, हिंदी में बोले तो श्वसन। इससे क्या होता है, हम अंदर से बाहर, सॉरी बाहर, हाँ, बाहर से अंदर क्या लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह और CO2 वगैरह बाहर निकालते हैं, बस यही था। हमारी कोशिकाएं चलती रहे, हमारे को एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए चाहिए। अब इन द केस ऑफ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म, सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। अब ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जैसे जो फूड को अंदर ले, गैसेस का एक्सचेंज करे और रिमूव वेस्ट को करे, ठीक है। मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें पूरी जो बॉडी होती है ना ऑर्गेनिज्म की, वो पूरी कांटेक्ट में होती है किसके, एनवायरनमेंट के साथ। तो ऐसा क्या होता है कि बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ जाती है एंड द बॉडी डिजाइन बिकम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये किसमें होता है, हमारे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स नहीं, हमारे हम एनिमल्स पे बात कर रहे हैं। ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हमारी सारी सेल्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहाँ है, विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल द सेल्स। तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन से सब कुछ नहीं होगा, ठीक। डिफ्यूजन यू रिमेम्बर, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, एक चेंज स्टेट का था, स्टेट सॉलिड से क्या बनाओ अगर लिक्विड, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं ना। We have seen previously by how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. So we are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissue. अभी तक ये वही कहानी चल रही है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हालांकि एक सेकंड, हालांकि दिस poses a problem, कौन सी प्रॉब्लम, since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body need them, ठीक, एक जगह जाता है खाना लेकिन हमारी खाना चाहिए किसको, पूरी बॉडी को चाहिए। तो फिर क्या होता है, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्या करता है हमारी बॉडी में, ब्लड, ठीक है, फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ये काम ब्लड ब्लड करता है, जो कैसा टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। So when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, so they create byproducts that are not only useless
फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। ठीक, जब केमिकल रिएक्शन यूज करता है हमारा कार्बन सोर्स को एनर्जी जनरेशन के लिए, तो जो प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं वो हमेशा यूजलेस बेकार ही नहीं हो सकते, कई बार वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। एंड दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं शायद वही छिप, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप देख लेना, मैं श्योर नहीं इसको लेके। एक्सक्रीशन इज काइंड ऑफ मलत्याग। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हो हिंदी। चलो, अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। इसका मतलब होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो यही भी काम हमारी बॉडी में कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक, लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ ओनली वन बाय वन। चलो अब पढ़ते हैं भाई। अब सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन, यानी कि सबसे पहले हमें खाना चाहिए, यानी कि पोषण। अभी एक्सक्रीशन तो लास्ट ऑप्शन होगा हमारा। बोला हम खाए कुछ नहीं, निकालने जल्दी है। खैर, व्हेन वी वॉक और राइड अ साइकिल, हम चलाते हैं फिर वॉक करते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपैरेंट एक्टिविटी, कुछ भी अगर हम ऐसी दिखने वाली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी ऑब्वियसली। वी आल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज करना प्रोटीन को एंड अदर सब्सटेंसेस को needed in the body. So this source of energy and materials is the food. क्या है भाई? फूड है जो ये काम करता है। So how do living things get their food? हम लोग खाना कैसे लेते हैं? So the general requirement for energy and materials is common in all organisms, but fulfilled कैसे? बहुत बहुत तरीके से होती है। तो some organism यूज करते हैं simple food material obtained from inorganic sources से in the form of CO2 and water, जो हमारे कौन करते हैं? हमारे प्लांट्स में होता है। ठीक, प्लांट्स को क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं अपने जड़ों से और अपना खाना बना लेते हैं अपने आप। तो ये क्या हो गए? स्वपोषी ऑटोट्रॉफ। सो दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स इनको बोलते हैं, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया होते हैं इसमें। अदर ऑर्गेनिज्म अनलाइक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वाले, so these complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. So to achieve this, organisms use biocatalysts called, जिनको बोलते हैं enzymes। ठीक, and thus the heterotrophs यानी कि परपोसी सर्वाइवल डिपेंड करता है किस पे? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से ऑन ऑटोट्रॉफ। तो हम या तो डायरेक्टली कोई चीज इनसे लेके, जैसे कि पेड़ से हमें क्या मिलता है? डायरेक्टली फूल फल वगैरह मिलता है। ठीक, तो ये तो डायरेक्टली हो गया। लेकिन बहुत सारी चीजें जो इससे इनडायरेक्टली बनती है, कुछ ऐसे भी फल होंगे जो आपको नहीं खा सकते, लेकिन उसके थ्रू कुछ आइटम ऐसा बनता होगा जो आप खाते होगे। तो ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडिंग ऑन दीज प्लांट्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है उसमें एनिमल्स और फंगाई। लिख लो आप, हमारा बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉफ और फंगाई है हेट्रोट्रॉफ। गला में ज्यादा प्रॉब्लम, एक सेकंड। सो नेक्स्ट इज आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉपिक मैंने बताया था ना, स्वपोषी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हम स्वपोषी अपने खाना कैसे बनाते हैं। ठीक, तो उनके लिए चाहिए कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हमारे पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक, so in this process by which autotrophs take in substance from the outside and convert करते हैं उसको into stored forms of energy, and this material is taken in the form of CO2 and water which is converted into carbohydrates। ठीक है, carbohydrate क्या? CO2 plus water, वाटर क्या था? H2O, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट आने की टेम्परेचर, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रिमेंबर, क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल मिल जाए क्या बन जाता है? क्लोरोप्लास्ट। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस। ठीक, इन दिस नेक्स्ट सेक्शन जो भी है। नहीं चल रहा?
द कार्बोहाइड्रेट विच आर, सॉरी क्या ही चल गई। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड, अब कुछ ऐसा बहुत ज्यादा आइटम बन गया, मान लो हमने खाना ज्यादा बना लिया घर पे, तो हम क्या करते हैं उसको बचा लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा बन गया तो वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट में, वो एज एन स्टार्च, ठीक है, स्टोर होता है, जबकि हमारी बॉडी में एज एन ग्लूकोज स्टोर होता है, ठीक, ये एनिमल्स में। so which serve as internal energy reserve to be used as and when, जब भी जरूरत होगी तब वो प्लांट यूज कर लेता है। so a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body, कुछ हो जाती है और कौन सी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन की ग्लाइकोजन। एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और फूड प्लांट्स में स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो जो ग्लूकोज बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, CO2 और H2O का उन्होंने मिला लिया, क्या बन गया ग्लूकोज का होता है C6H12O6। अब बस उन्होंने उसको बैलेंस कर दिया इधर 6, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन कर दिए इधर, अब 12 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन 6 है इधर, तो इधर क्या कर दिया प्लस 6 ऑक्सीजन और निकाल दिए, प्लस 12 H2O, क्यों 12 हाइड्रोजन है ना इधर, तो इधर भी 12 कर दिया हमने, खत्म। तो यही एक रिएक्शन है पूरी, इसके थ्रू हमारा एक क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की यही रिएक्शन है, जिसमें क्लोरोफिल सनलाइट से मिलता है, ठीक, और ये हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। एक्स्ट्रा जो बच गया उसको स्टार्च के रूप में हमारे प्लांट्स सेव कर लेते हैं, ठीक। सो लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, बाय क्लोरोफिल। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट होता है, कहाँ एनर्जी, लाइट कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा होता है हमारा रिडक्शन। तो ACR ये लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोसेस है किसके, फोटोसिंथेसिस के, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। So these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up CO2 at night, ठीक है, रात, हमारे यहाँ के पेड़ जो जनरली हैं वो दिन में लेते हैं CO2, पर डेजर्ट्स में वो CO2 नाइट में लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन द पॉड बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो ये क्लोरोफिल ये दिन में लेते हैं, रात में लेते हैं CO2, तब जाके खाना बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, ठीक। So let us see how each of components of the above reaction are necessary for photosynthesis, ठीक। So if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain करती हैं green dots, ठीक, इनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिनमें क्या होता है हमारा क्लोरोफिल होता है। तो कब लिया होता है उन्होंने, दिन के टाइम पे सनलाइट से मिला होता है क्लोरोफिल, ठीक। अभी किसकी बात कर रहे हैं, डेजर्ट प्लांट्स की बात कर रहे हैं। So let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. अभी कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें यही बताएंगे कि क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी हमें कुछ नहीं पता, ठीक। लेट अस सी नेक्स्ट, दैट इज ये लीफ सी इनकी, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन करता है CO2। सो 9th क्लास में क्या पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं हमारे, ये छिद्र होते हैं जिससे रेस्पिरेशन मतलब गैस वगैरह बाहर निकलते हैं, पानी वगैरह, ठीक। विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, massive amounts of gaseous exchange यहीं से होता है in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, कि ऑक्सीजन निकल रही है और CO2 वो ले रहे होते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स। सिर्फ और सिर्फ पत्तों से नहीं होता है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट निकला है हमारे लिए कि जो पेड़ों में गैसों का विनिमय होता है ना, गैसों का एक्सचेंज, वो कहाँ होता है, स्टेम्स, तनों में भी होता है, रूट्स जड़ में भी होता है, और लीव्स पत्तियों में भी होता है, तो तीनों जगह होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हमें लगता था कि सिर्फ सिर्फ पत्ते ही बनाते हैं खाना, जबकि ऐसा नहीं है, तने भी बनाते हैं खाना, रूट्स जड़ भी बनाती है, और लीव्स भी, बल्कि सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। अब भाई स्टोमेटा अगर छिद्र है तो उनको कुछ कंट्रोल करने वाला चाहिए ना, नहीं तो स्टोमेटा खुल गए, पोर्स खुल गए, अब पानी निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, कितना निकलेगा भाई। तो एक चीज है उसको कंट्रोल करती है, क्या,
द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 नहीं चाहिए उस टाइम पे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। So the opening and closing of the pores is a function of guard cells। आपको बताया था ना guard cells के बारे में। and the guard cells swell हो जाती है, फूल जाती हैं जब पानी फ्लो, जब पानी उनमें भर जाता है तो वो फूल जाती है। ऑब्वियसली किसी भी चीज में पानी भरेगा तो वो चीज स्वेल अप हो जाएगी। causing the stomata pore to open। जब वो चीज स्वेल अप हो जाती है तो वो पोर खुल जाते हैं जिससे पानी बाहर निकल जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल प्रोटेक्ट जाती है तो पोर बंद हो जाते हैं। खत्म, यही कहानी। So based on the two activities हम फिर से किए हैं, can be designed and experiments to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। Obviously, let us see। So far we have talked about how autotroph यानी कि स्वपोषी meet their energy requirement को प्राप्त करते हैं, but they also need other raw materials भी चाहिए उनको कहाँ, for building their body। So water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants। ठीक। अदर मटेरियल जो कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कहाँ से मिलता है हमको? मिट्टी से मिल जाता है और एटमॉस्फेयर से भी थोड़ा बहुत। जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पेड़ों में नाइट्रोजन ही होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन एंड अदर अदर जो भी कंपाउंड्स है उनका, प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। एंड दिस इज taken up in the form of inorganic nitrates or nitrates। ठीक। or it is taken up as the organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये पढ़ते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। दैट इज हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोसी का पोषण, परपोसी पोषण जो भी है। so each organism is adapted to its environment। so the form of nutrition differ करता है depending on the type and availability of food material as well as कैसे उसको ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, चाहे वो फूड सोर्स रुका हुआ हो हमारा, जैसे घास वगैरह की जगह रुकी होती है, और मोबाइल हो रही है जैसे कि डियर, वो भी हमारे लिए फूड सोर्स ही तो है ना एक। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ, ये मार मत देना डियर, allow for difference in how the food is accused and what is the nutritive approaches used by a cow and a lion। अब ये क्या क्या बोल रहा है तो पढ़ते हैं। एक रेंज है, there is a range of strategies by which the food is taken in and used by और एक रेंज है जिस तरह खाना लिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। so some organisms break down होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एक्चुअली फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर एंड उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हमारे फंगाई, जैसे हमारे ब्रेड वगैरह होते हैं ना, ब्रेड मॉड्यूल मोल्स, ये क्वेश्चन आया था इस बार QIQ कि ब्रेड में क्या होता है? फंगाई। ठीक है, किसकी वजह से फूलते हैं, कुछ था। ईस्ट एंड मशरूम। ठीक, ये क्या करते हैं? हमारे फंगाई होते हैं, ईस्ट होते हैं, मशरूम होते हैं, ये हमारे जो भी खाना लेते हैं उसको पहले बाहर तोड़ लेते हैं उसके बाद अंदर लेते हैं। ठीक है। अदर्स टेक इन होल मटेरियल, जबकि दूसरे क्या होते हैं, पूरा खाना अंदर लेते हैं और फिर अंदर ही अंदर उसको तोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन। सो सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो उन पैरासाइट्स को क्या बोलते हैं? दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकट्टा, आपने सुना होगा ना अमर वेल के बारे में, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म, पीताकृमि इसको बोलते हैं। ये सब क्या है? ये सब वो हैं जो, जैसे पेड़ होता है ना, कोई पेड़ उसकी छाल के तौर पर चिपक गए। ठीक, तो सपोर्टिव वाले प्लांट्स हैं और ये उनसे खाना छीन लेते हैं, जैसे कि खाना लाइक उनके खाने में से लेते हैं और उनको मारते भी नहीं है। ठीक, तो ये पैरासिटिक होते हैं। अब बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, कैसे मिलता है उनको। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड ये डिफर करता है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं, ठीक, द फूड में बी टेकन इन बाय द पूरी सरफेस से ले सकते हैं, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस
So different parts become specialized to perform different functions. Just a second. हाँ जी. So how do, okay, sorry. hmm तो डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज बन जाते हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए. तो एग्जांपल ले दिया उन्होंने यहाँ पे अमीबा का. मैंने आपको बता चुका हूँ अमीबा में कैसे खाना लेता है. अमीबा टेक्स फूड इन यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो भी होते हैं ऑफ द सेल सरफेस, जो फ्यूज करते हैं ओवर द फ्यूड. जैसे ये अमीबा देखो, ये देखो, इधर मान लो ये फूड है, ये अमीबा है. ठीक. अब ये क्या करेगा, अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे मिला लेगा. ठीक. मिला लिया, उसको अंदर कर लिया, अंदर कर लिया, और फिर उसका सरफेस एरिया बढ़ गया अमीबा का. ऐसे फूड लेता है. यही पूरी कहानी दे रखी है. Inside the food vacuoles, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into cytoplasm. ठीक. And the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. So in paramecium क्या होता है, which is also a unicellular organism. जैसे कि अमीबा है वैसे हमारा है paramecium. ठीक. So the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot, and food is moved to the spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. cilia paramecium की पूरी surface को होता है. खत्म. नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं हम लोग. तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे कि हमारी मुख गुहा उसको बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, या शायद यही बोलते हैं. ये जो बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम हमारे मुंह से लेकर एनस तक है. ठीक. एनस को हिंदी में बोलते हैं गुदा द्वार. आई नो थोड़ा इंग्लिश वालों को थोड़ा सा लगेगा, बट यही है. वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सो व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस जब ये बॉडी में जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि करके. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड. कभी चाउमीन खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी घर का खाना खा रहे हैं. तो यू नो कभी शादी में जा रहे हैं, दोस्तों के दारू पी रहे हैं, एनीथिंग. वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. आप मुंह से ही खाते हैं ना हमेशा, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा सेम रहता है. So naturally the food has to be processed. कैसे? To generate particles which are small and of the same texture. That means कि जो हम फूड लेते हैं प्रोसेस होता है, वो पार्टिकल जनरेट करता है छोटे छोटे. सो दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फूड. और ये क्रशिंग ऑफ फूड कौन करता है, हमारा काम दांत. सबसे पहले हमारे दांत ही आते हैं ना, उससे लड़ते हैं खाने से. सो सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट. क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइनिंग ऑफ द जो भी इसके आउटर सरफेस है ना हमारे मुख गुहा की नली की, वो बहुत सॉफ्ट है. ठीक है, बहुत मुलायम है. सो द फूड इज ऑल्सो बैटेड, गीला होता है, टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ. एक तो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में मार देता है हमारे दांत. दूसरा, उसको गीला कर दिया जाता है, यानी कि उसमें लार वगैरह मिलाई जाती है उसके स्मूथ बनाने के लिए. सो व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, एंड दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड जिसको बोलते हैं सलाइवा, सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स. ठीक. सलाइवा यानी कि लार, और ये सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि. ठीक. सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर वाला. तो इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, तो सब किसी फूड का कॉम्प्लेक्स नेचर है तो सबसे पहले तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा. वो काम कौन करेगा, ऊपर मुंह में ही हो जाएगा, हमारे दांत कर देंगे, हमारी लार कर देगी. एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. ठीक. तो सलाइवा में हमारी जो लार होती है उसमें एंजाइम होते हैं. कौन सा एंजाइम? कॉल्ड सेलिवरी अमाइलेज. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मिलने वाला एंजाइम कौन सा हमारे फूड को, दैट इज लार एंजाइम. ठीक. जो लार एंजाइम कौन सा, उसका नाम होता है एमाइलेज. और एमाइलेज कहाँ, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं पता है आपको. पूछ लेगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमाइलेज होता है. ठीक. सबसे पहले हमारे फूड में मिलता है एमाइलेज एंजाइम. वो क्या करता है, उसका काम क्या है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर. स्टार्च को तोड़ के हमको सिंपल शुगर देता है. फिर क्या होता है, द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद सलाइवा. फिर फूड हमारा लार के साथ मिल जाता है एंड मूव्ड अराउंड द माउथ. फिर हम चबाते चबाते उसको मस्कुलर टंग के थ्रू अंदर ही अंदर, ये मतलब हमारे मुखगुआ के अंदर एंट्री कर लेता है. ठीक. फिर इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब. अब हम सारा खाना जो हमारे मुंह में एक साथ नहीं जाता, वो धीरे धीरे च्यू होते होते थोड़ा थोड़ा इधर से खत्म होता जाएगा तो जाता रहेगा. ठीक.
digestive tube so that it can be processed properly in each part. So the lining of canal, उसमें क्या होता है, मसल्स होती हैं that contract करती हैं rhythmically in order to push the food forward, and these parasitic movements occurs at all along the gut, पूरे टाइम पे होता है gut. So from the mouth अगर हम बात करें, द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप ऑफ और ओइसोफेगस को बोलते हैं हम, आहार नली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आहार नली। यही हमारे पूरे मुंह से लेकर कहाँ तक होती है, फूड पाइप लाइक स्टमक तक होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये डायरेक्टली पीवाई क्यू पूछा गया था। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक जो हमारा पेट होता है, जो ये हमारा, ठीक, ये हमारा एक बड़ा ऑर्गन है, ठीक, विच एक्सपेंड्स, फूल जाता है जब फूड, ऑब्वियसली जब उसके अंदर कुछ जाएगा तो वो चीज फूल जाएगी। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प करती हैं इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, एंड द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। ठीक, हमारे पेट की जो दीवार होती है उस पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, उससे डाइजेशन का ध्यान रखा जाता है। कैसे देखते हैं, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं क्या, HCl। सबसे पहले खाना हमारे पेट में गया, पेट में क्या मिला, HCl। HCl में 3 आइटम निकलेंगे, लेट्स सी। एक HCl निकलता है, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, एक मतलब पेट में, हमारे पेट में 3 आइटम निकलते हैं, HCl हो गया, फिर होता हमारा पैप्सिन, ठीक, और एक होता हमारा म्यूकस। अब तीनों का अगर मैं आपको काम बता दूं ऐसी, HCl होता है जो खाने को एसिडिक बनाता है, खाने को एसिडिक मीडियम देता है। पेप्सिन हमारा हार्ड प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। और म्यूकस जो होता है, तो HCl जो होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिससे हमारे पेट को खतरा हो सकता है कि उसकी अगर टच हो गया तो क्या हो सकता है, हमारा पेट खराब, मतलब जल सकता है ना। तो म्यूकस जाके एक लाइनिंग बना देता है चारों तरफ, ऐसे कोटिंग कर लेता है अंदर ही अंदर, ठीक है, जिससे कि अगर HCl टच होता है ना तो म्यूकस होता है, तो सो दैट कि हमारा पेट बचा रहे, ठीक है। सो ए प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन होता है, म्यूकस निकलता है, ठीक है। HCl का काम काम होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बोलते हैं, क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स करता है द एक्शन ऑफ एंजाइम, किसका, पेप्सिन का। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द एसिड। सबसे पहले म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, जब हमको आती है वो क्या होता है, HCl हमारा ज्यादा सीक्रेट हो जाता है जब, तो हो जाता है हमारा एसिडिटी हमें। तो इसलिए हम क्या लेते हैं उसको कम करने के लिए एंटा एसिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। सो द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, फिर फूड अब पेट से कहाँ जाएगा, इट्स रेगुलेटेड बाय स्पिंचिटल मसल, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। स्टमक से फूड जब जाता है हमारे इंटेस्टाइन में तो किसके थ्रू जाता है, स्पिंचिटल मसल से धीरे धीरे जाता है, विच रिलीजेस इट इन अ स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। एंड फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट लिख लो कि जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, वो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। यही है वहाँ पे सबसे बड़ा लाइक हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन समझ के भाई, इसका स्मॉल नाम है लेकिन काम क्या है इसका, बहुत खतरनाक काम है। सबसे पहले तो ये स्मॉल नाम से है, लेकिन दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, which is fitted into a compact space because of the extensive coiling इसकी होती है बहुत ज्यादा, ऐसे 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 coiling होती है, ठीक है, देखी होगी आपने। तो इसलिए लंबी है सबसे ज्यादा, और एक्सटेंसिव उसकी coiling बन रखी है। तो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर करती है इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, ठीक। अब जैसे हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस बोले तो शाकाहारी, इनका मैं बता देता हूँ कैसे यहाँ पे। एक होता है हमारे कार्निवोरस, इनको बोलते हैं मांसाहारी, ठीक, जैसे हमारे शेर चीता वगैरह। तो किसकी इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है, जो शाकाहारी होते हैं इनको डाइजेस्ट करना होता है सेलुलोज, ठीक। तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल छोटी आंत, वो बड़ी होती है। जबकि जो मांसाहारी होते हैं इनको डाइजेस्ट करना नहीं होता, इनको मीट वगैरह डाइजेस्ट करना होता है, तो इनकी जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है, ठीक। बस यही है।
हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। शाकाहारियों को चाहिए लॉन्ग छोटी दांत टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। एंड चूंकि मीट क्या है, इजी है डाइजेस्ट करना, आप समझ रहे हो भाई। घास आप खाओगे, आप घास नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे, लेकिन मीट को डाइजेस्ट कर लोगे। तो मीट इज इजी टू डाइजेस्ट। तो इसलिए मांसाहारी जैसे कि टाइगर वगैरह होते हैं, इनके पास होती है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत छोटी होती है इनके पास, इनके पास मांसाहारी वालों के पास। लिख लो। अब द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे, कहाँ पे, छोटी आंत में। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पज। अब छोटी आंत में लीवर से हमारा कौन सा जूस आता है, बाइल जूस आता है, एक अभी आएगा आगे। और पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। अब लेट्स सी। सो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। एसिडिक होता है क्योंकि उसमें HCl मिल रखा होता है। एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन बनाया जाना होना होता है फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। सो वाइल जूस जो हमारा लीवर से आता है, फ्रॉम द लीवर, एक्म्प्लिश करता है दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। पर चूंकि फैट्स भी होते हैं हमारे, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो आप। हमारे इंटेस्टाइन में जो फैट प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, लार्ज ग्लोबुल्स के रूप में होते हैं, जो क्या करते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, ठीक। अब बाइल सॉल्ट्स क्या होता है, हमारा ब्रेक हो जाता है देम इनटू स्मॉल ग्लोबुलर्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। And this is similar to the emulsifying action of a soaps on dirt that we have learned about in chapter 4। पढ़ेंगे अभी। द पेनक्रियास जो हमारा अग्नाशय है ना, वो अग्नाशय जूस, हिंदी बोले तो अग्नाशी रस स्राव करता है, विच कंटेन्स एंजाइम्स। बस पेनक्रियाटिक जूस का देख लो आप, उसमें क्या होता है, एक तो होता है उसमें ट्रिप्सिन, दूसरा क्या होता है, लाइपेज। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाटिक जूस में होता है, पेनक्रियाटिक जूस में होता है हमारा ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक। लेकिन आपको पता है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, हमारे स्टमक से निकलती तीन चीजें, एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन, और एक था क्या, था हमारा म्यूकस। तो यहाँ पर पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन डाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर ट्रिप्सिन का काम क्या है, हमारे पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन का काम क्या है, इसका काम है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक। जो बचा कुचा होगा वो सारा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक, फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट्स। और लाइपेज का काम है यहाँ पे फैट, यानी कि जो भी बसा वगैरह है उसको ब्रेक डाउन करना। सो द बॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन करती हैं ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। एंजाइम जो प्रेजेंट होता है इन इट फाइनली कन्वर्ट करता है द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। बस अब ये देख लो कौन किस में चेंज होता है, हमारा प्रोटीन बदलता है किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट हमारा बदलता है ग्लूकोज में, ठीक, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। और फैट हमारा बदलता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दो चीज में। बस यहाँ पे ही लिखना है और कुछ। अब क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनको क्या बोलते हैं, विलीज, विलीज बोलते हैं। ये क्या करते हैं, which increase the surface area for absorption के लिए बढ़ा देते हैं। and the villi are richly supplied with blood vessels। ये सबसे ज्यादा सप्लाई होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक। with blood vessels which take the absorbed food, जो हमारा absorbed food होता है to each and every cell of the body। ये absorbed food को लेके जाते हैं हमारे बॉडी के हर सेल के पास, where it is utilized for obtaining energy, इनसे ली जाती है, building new tissues and repairing of old tissues। तो ये काम ब्लड में खाने को कौन मिलाता है, विलीज मिलाती है, ठीक। सो द अनएब्जॉर्ब, अब ऐसा फूड होगा जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इज सेंट टू द लॉन्ग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, जहां पर इसकी बॉल एब्जॉर्ब करती है ज्यादा वाटर फ्रॉम इट्स मटेरियल, ठीक। सो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, ठीक। द एग्जिट ऑफ दिस मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचटर, वही अगेन स्पिंचटर मसल रेगुलेशन वही करती है, ठीक। यहाँ पे दे रखा है डेंटल कैरीज। सो डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज करता है ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, इनेमल एंड डेंटाइन दोनों पार्ट हमारे दांत के। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर्स प्रोड्यूस करता है एसिड दैट सॉफ्टन करता है हमारे और डिटरमाइन करता है, सॉरी डिमिनरलाइज करता है इनेमल्स को।
Mass of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. So brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acids. ठीक है, आप ब्रश कर लिया करो कभी खाना खाते हो. If untreated, microorganism may invade the pulp, causing inflammation and infection. Let's see. छोड़ो, हमारा खत्म फूड वाला. अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की हमारे नेक्स्ट वीडियो में. और उससे पहले मैं आपको ऐसी नाम में हिंट बता दूं. सबसे पहले मान लो ये हमारा मुंह है. ठीक, हमने यहाँ से खाना खाया. हमारा सबसे पहले ब्रेकडाउन हुआ दांतों से. ठीक, दांतों ने छोटे टुकड़ों बांट दिया. फिर लार आई, लार मिली, लार ने सॉफ्टन किया. इसके साथ साथ लार में तीन एंजाइम थे. तीन बोलो, एक एंजाइम था, इसका नाम था एमाइलेज. ठीक, एमाइलेज एंजाइम मिला. ठीक, उससे ब्रेकडाउन किया. उसके बाद खाना कहाँ गया? हमारे यहाँ पे पेट में गया. पेट में से तीन आइटम निकला, HCl, पैप्सिन और म्यूकस. म्यूकस निकल गया. HCl ने क्या किया? एसिडिक माहौल बनाया. ठीक, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना शुरू किया. और म्यूकस ने HCl हमारे पेट को खराब ना कर दे, पेट की मतलब उस पर टच करके, तो म्यूकस जाके पेट के ऊपर चिपक गया. उसके बाद HCl लगता रहे म्यूकस पे, फर्क नहीं पड़ता. ठीक, फिर पेट से खाना गया है छोटी आंत में. ठीक, और ये रेगुलेशन किसने किया यहाँ पे? इस पिंचटर मसल ने. ठीक, अब स्पिंजिटर मसल ने किया. उसके बाद छोटी आंत में खाना जाने के बाद, छोटी आंत जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी बोलो आंतों में सबसे बड़ी आंत है, लॉन्गेस्ट है. ठीक है, नाम से छोटी है. तो इसमें क्या था? छोटी आंत से हमारा एक बाइल जूस आता है और एक आता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस. बाइल जूस जो कहाँ से आता है? लीवर से आता है, जो एसिडिक माहौल बनाता है हमारे खाने के लिए. और पेनक्रियाटिक जूस जो कहाँ से आता है? पेनक्रियास से आता है. इसमें हमारे तीन आइटम था. कौन? सॉरी, दो आइटम था, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज. तो जो ट्रिप्सिन था उसने प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया. ठीक, और जो लाइपेज था इसने हमारे फैट को डाइजेस्ट कर दिया. खत्म. तो फिर क्या हुआ? ये सब डाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा? जो हमारा फूड बचा है लास्ट में, उसको बिली बिली जो हमारे ब्लड से कनेक्ट करती हैं, ब्लड में सबसे ज्यादा फ्लो होती है, फूड हमारा ब्लड में जाएगा थ्रू बिलीज के थ्रू. ठीक, और ये ब्लड तो आपका पता है पूरे बॉडी ऑर्गन में फ्लो करता है, कनेक्टिव टिश्यू है. तो जिस जिसको जहाँ जहाँ चाहिए होगा उसे उसको दे देगा कि भाई ठीक है, तुम टिश्यू बना लो, तुम पुराने टिश्यू को रिपेयर कर लो, तुम एनर्जी ले लो, वगैरह वगैरह. ठीक, फिर जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो बचा हुआ खाना होता है, उसको भेज देते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के पास. ये क्या करता है? एक्स्ट्रा वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक, और उसके बाद एनएस के थ्रू हम अपना जो भी वेस्ट डिस्पोजल होता है उसको निकाल देते हैं. और जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको भी एज एन टॉयलेट करके हम निकाल देते हैं. ठीक, सो दिस इज द कंप्लीट एक्चुअली प्रोसेस जिसमें सारा होता है. बाकी ये वीडियो लंबी हो गई है, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा वो जो भी बचा होगा. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड नाइट.